दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में चल रहे हैं। और इसमें हम इससे पहले 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज हम इसमें 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे 7वां टॉपिक रहेगा संगम काल और 8वां टॉपिक रहेगा जिसका नाम होगा गुप्त काल। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो ये तमिल भाषा में है, ये आपको ध्यान रखना है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है। तो पांड्य राज्य आपको ध्यान रखना है, ये संगम युगीन राज्य है जिसमें 3 संगमों का आयोजन किया गया है। लाल चीर के नाम से प्रसिद्ध वह चीर शासक कौन था जिसने कड़ग्गी, जिसे पत्तनी भी बोला जाता था, इसके मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये सेनगुट्टवन, ठीक है, सेनगुट्टवन ये प्रसिद्ध चीर शासक था, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो तोलकाप्पियम ये व्याकरण रचना आपको ध्यान रखनी है, इंपोर्टेंट है। आगे देखेंगे, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो ये चेर राजवंश का प्रमुख बंदरगाह था, ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन, मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे। तो ये स्कंद या कार्तिकेय, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये राजा, ठीक है, ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है। तो शिल्पद्यकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था। तो ये केरल राज्य पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो सेनगुट्टवन आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो करिकाल, ठीक है, करिकाल आपको ध्यान रखना है। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या था। तो उरैयूर। तोलकाप्पियम की रचना किसने की थी। तो तोलकाप्पियर ने ही की थी, इन्हीं के नाम पर जो है अब इन्होंने रचना की थी, अपने ही नाम पर। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था। तो ये मनरम कहा जाता था। पांड्यों की राजधानी क्या थी। तो मदुरई, ठीक है, मदुरई पांड्यों की राजधानी थी, कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है। संगम विद्वानों से संबंधित है। आगे देखेंगे, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। तो ये पांड्य नरेश ने भेजा था, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है। तो मणिमेखलई को, ठीक है, मणिमेखलई को। कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी। तो करिकाल ने की थी। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे। तो ये स्कंद या कार्तिकेय, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ संगमों के आयोजन हुए हैं और उनके स्थल हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। तो प्रथम संगम का जो स्थान रहा है वो मदुरई है, ठीक है। द्वितीय संगम जो हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, कपाटपुरम या अलवे बोलते हैं, ठीक है। और तृतीय संगम का जो आयोजन हुआ है वो मदुरई में हुआ है। और इनकी अध्यक्षता किसने की है। तो अगस्त ऋषि ने, दूसरे की नक्कीरर। आगे पढ़ेंगे गुप्त काल। तो 8वां जो टॉपिक है हमारा वो है गुप्त वंश, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश देखेंगे, गुप्त वंश के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो ये ध्यान रखना है, ये गुप्त काल में आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट को ध्यान रखना है। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। तो ये संस्कृत थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा या दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो स्कंदगुप्त था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो ये कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है। तो ये गुप्त कला से संबंधित हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इनके राजकवि थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा विश्वविद्यालय। एरड अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो भानुगुप्त से है। एरड अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से आपको ध्यान रखना है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फायान भारत आया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था वो मेगसनीज था, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो गुप्त काल को कहा जाता है। फायान कहाँ का निवासी था। तो ये चीन का निवासी था, आपको ध्यान रखना है। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था। तो ये बाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो ये समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रूपम कहा गया है। तो कहोम स्तंभ लेख, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे,
फाहान और हैंसंग ने किन के राज्यों को देखा था? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन, इन दोनों के दरबार को फाहान और हैंसंग ने देखा था। धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, आगे देखेंगे गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है। ठीक है, ये गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफाओं का निर्माण अजंता की गुफाओं में जो है हुआ था गुप्त काल में, आपको ध्यान रखना है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े हुए थे। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे देखेंगे किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो ये गुप्त वंश के शासकों ने ही दिए थे, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्रगुप्त की, ठीक है, चंद्रगुप्त की स्मृति में बनवाया गया है ये स्तंभ, लौह स्तंभ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था? तो अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र इसका जो है नाटक का नायक था, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग, ठीक है, प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी जो की गई थी? तो ये गुप्त काल में ही की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई है और किसने दी है, तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दी है और समुद्रगुप्त को दी है। भारत में अभी वर्तमान में देखेंगे तो ये तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम एक अन्य नाम देवगुप्त भी है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जो है जानकारी देता है ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था तो स्कंदगुप्त था। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता जो जाना जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता के नाम से जाना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ये गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश ही हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं? तो ये बाघ, जहाँ धार भी बोलते हैं, इसमें जो है स्थित है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो आपको ध्यान रखना है 319 से जो है 500 ईस्वी तक शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी तो ये गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो ये कुमार संभवम। ठीक है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कुमार संभवम था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये एरड़ अभिलेख से मिलता है। मेहर कुल का संबंध किससे था? तो ये हुणों से था। आगे देखेंगे गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे तो ये रूपक कहलाते थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त प्रथम को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत जिसे बोला जाता है अवस्थित थी तो ये उत्तर बंगाल में जो है स्थिति, आपको ध्यान रखना है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो ये आर्यभट्ट ने जो है, आपको ध्यान रखना है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये रामगुप्त था, ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साहित्यिक कृति है।
आप आगे देखना है, वर्तमान में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है, तो ये गुप्त युग को है। तो दशमलव जो प्रणाली का आविष्कार किया गया है तो वो गुप्त युग में ही किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो ये विष्णु थे। मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है, तो ये चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो ये कालिदास ने लिखा है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में ही हुई थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या जो थी, तो आपको ध्यान रखना है ये उपज का 6वां भाग। ठीक है, ये गुप्त युग में भू राजस्व की जो है दर थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है इतनी ही रखते हैं और आप अपना अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और आगे की क्लास में हमारा जो रहेगा वो 9वां टॉपिक रहेगा, जिसमें हम गुप्तोत्तर काल और पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।